हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो दोस्तों, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कॉसी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है पार्टली और ऑलमोस्ट लुक लाइक कॉन्ट्रैक्ट। ये होता है कॉसी प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब होता है ये पार्टली या ऑलमोस्ट लुक लाइक कॉन्ट्रैक्ट, बट वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसे दिखने लायक होता है या कॉन्ट्रैक्ट पार्शली कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। उसका हाफ ऑफ पार्ट या ऑलमोस्ट लुक लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एग्जैक्टली द कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखते हैं कि इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, या इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, कंसिडरेशन। ये बहुत सारे पार्ट इंपॉर्टेंट 11 पॉइंट्स है इसमें जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो दोस्तों, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस नहीं होता, कंसिडरेशन होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ होता है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। सो डेफिनेशन ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? Causae means apparently but not really. Causae is Latin which means a contract is the result of an agreement enforceable by law. It comes into existence from the action of a parties. It create right and obligation but under certain circumstances. तो दोस्तों, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इन्फोर्समेंट तो लाया जाएगा, बट ये इस तरह से क्रिएट होता है, वहाँ पे राइट और ऑब्लिगेशन तो क्रिएट होते हैं बट नॉट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के द्वारा नहीं होते। तो वहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्रिएट किया जाता है। द लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अल्दो द पार्टी हैव नेवर एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी तो यहाँ पे एंटर नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट में, फिर भी उसके राइट और ऑब्लिगेशन वो वहाँ पे इन्फोर्समेंट होते हैं, ये लॉ के द्वारा होता है। लॉ वहाँ पे लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। सच ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ आर नोन एज ए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। जो यहाँ पे लॉ के द्वारा जो राइट्स और ऑब्लिगेशन इम्पोज किए जाते हैं पार्टी के ऊपर, वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। यहाँ पे दैट द रीजन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज रियली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल बट एन ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट्स। तो इसीलिए उसको माना जाता है कि ये पूरी तरह से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट लॉ जब क्रिएट करता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सालमन जो जूरिस्ट है उसने डिफाइन किया है व्हाट एग्जैक्टली द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, व्हाट एग्जैक्टली द। तो यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट है। सालमन डिफाइन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे देर आर सर्टन ऑब्लिगेशन विच आर नॉट इन ट्रूथ कॉन्ट्रैक्चुअल इन द सेंस ऑफ रिजल्टिंग ऑन एग्रीमेंट बट विच द लॉ ट्रीट एज इफ दे वर। तो यहाँ पे इनका भी कहना है कि यहाँ पे लॉ यहाँ पे क्रिएट करता है जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशन, वो जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पे सम कंपैरेटिव लॉ है। इंग्लिश लॉ में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है इंग्लिश लॉ में। अमेरिकन लॉ में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को माना जाता है कि द हेडिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब रीएम्बर्समेंट या कंपनसेशन के द्वारा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता है। इंडियन लॉ में माना जाता है एक्ट दी आर एक्सप्लेन एज सर्टन रिलेशन रिसेंबलिंग सिमिलर दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के सिमिलर दिखने वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी एंड जस्टिस के ऊपर ये बेस करता है, इसका प्रिंसिपल ही इक्विटी और जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनका मेन पर्पस होता है प्रिवेंट अनजस्टिस, इनरिचमेंट और अनजस्टिस बेनिफिट टू क्लेम बेस्ड ऑन द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है कि जो किसी के ऊपर इनजस्टिस ना हो, इसके लिए इन्फोर्समेंट में लाया जाता है। द रेमेडी इन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कॉम्पनसेशन नॉट द डायमेंशंस। आपका जितना नुकसान होगा उतना ही आप कंपनसेट कर सकते हैं, बट उसके ऊपर जो भी डैमेजेस है वो नहीं मांग सकते। ये एक रेमेडी होती है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देख लेते हैं। A delivered good to B, mistaking him to B, and B consumed them. A ने जो डिलीवर गुड्स किए हैं B को, बट वो बाय मिस्टेकली C के गुड्स B को ट्रांसफ़र कर देता है और B उसको कंज्यूम कर लेता है। B इज़ बाउंड टू कॉम्पनसेट टू A
बी के पास यहाँ पे ड्यूटी है कि उसको कॉम्पनसेट करना है ए को बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स. लॉ इम्पोज सच ड्यूटी ऑन बी, दिस इज अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज ए और बी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी लॉ यहाँ पे क्रिएट करता है कि आपको वो कॉम्पनसेट करना होगा. यही एक होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. तो फीचर्स ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सच कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट मेड बाय द डिजायर ऑफ द पार्टी बट आर क्रिएट बाय द लॉ ऑफ लैंड. वो तो ऑलरेडी क्लियर हो गया. देयर इज अ नो एग्रीमेंट एट ऑल बिटवीन द पार्टी. एग्रीमेंट नहीं होता पार्टीज के बीच में. द कॉन्ट्रैक्ट कम इन टू बींग आफ्टर पार्टी हैज़ रिसीव्ड अ बेनिफिट और मनी. कुछ भी बेनिफिट अगर पार्टीज ने रिसीव किए हैं, कुछ प्रॉफिट उसने कंज्यूम किया है, कुछ रिसीव किए, उसके बाद ही ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कम इन टू द पिक्चर में आता है. द राइट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एवरी वन इन द वर्ल्ड बट ओनली अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन. यहाँ पे ये वर्ड क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो पर्सन उसको कंज्यूम करेगा या जो पर्सन उसको बेनिफिट लेगा, उसी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा, होल वर्ल्ड के लिए नहीं होता है. क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. सो कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट मॉडर्न लॉ में माना जाता है? एक्शन फॉर मनी हैड एंड रिसीव, quantum merits, account stated, necessary supply to a person incapable of contracting, obligation of a finder of goods. ये टाइप्स माने जाते थे मॉडर्न लॉज में. बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है टाइप्स ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. वो है सेक्शन 68 to 75. तो एक एक सेक्शन हम लोग देख लेते हैं. 68 क्या कहता है? नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दैट आर द नेसेसरी सप्लाई. नेसेसरी सप्लाईज का मतलब क्या होता है? ये एक केस यहाँ पे दिया गया है, उसमें आप इन डिटेल में देख सकते हैं. बट यहाँ पे जो डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, नेसेसरी डू नॉट मीन बेयर नेसेसरी फॉर द लाइफ लाइक फूड, क्लोथिंग एंड रेसिडेंस, बट मीन सच थिंग्स एज मे बी नेसेसरी टू मेंटेन अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन इन लाइफ. जो भी उसकी लाइफ की जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग उसका नेसेसरी सप्लाई टू दी थिंग्स में आ जाएगा. नेसेसरी सप्लाई का मतलब ओनली ये नहीं कि आपको फूड्स और क्लोथ ही प्रोवाइड किए जाएंगे. तो आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो भी नेसेसरी थिंग्स है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. सो इसमें सेक्शन 68 जो डिफाइन करता है, अगर लुनेटिक पर्सन है, माइनर पर्सन है या मेंटली इनकेपेबल पर्सन है, उसको अगर आपने कोई भी सुविधाएं प्रोवाइड की या कुछ भी नेसेसरी थिंग्स प्रोवाइड की, तो उनकी प्रॉपर्टी वो पर्सनली आपको लाइबल नहीं होंगे, बट उनकी प्रॉपर्टी में से आप रिएम्बर्स कर सकते हो. ये सेक्शन 68 कहता है. और यहाँ पे पेमेंट बाय एन 69 कहता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. अगर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आपने पेमेंट किया है, तो आप उसी इंटरेस्टेड पर्सन में से आप वहाँ से कॉसी कॉन्ट्रैक्ट करके वो पेमेंट रिएम्बर्स कर सकते हैं. उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे परी एक ओनर है और यहाँ पे लता वो लैंड को लीज पे 2 years के लिए उसने लीज पे लेके रखा था. बट इन बिटवीन में परी ने कुछ भी टैक्स पे नहीं किए, इसलिए गवर्नमेंट वो लैंड को जब्त करना चाहती है, सीज करना चाहती है. तो यहाँ पे जो लता है वो तो ऑलरेडी लीज 2 years के लिए उसने लीज पे 2 months के लिए उसने लीज पे रखा था, 3 years के लिए उसने लीज पे रखा था, बट विद इन 2 month ये नोटिस आ जाता है. तो यहाँ पे लता जो है वो सारे जो भी ड्यू टैक्सेस थे, जो भी पेमेंट है वो सब कर देती. उसके बाद में लता के पास राइट है कि वो परी से जो ओनर है उस लैंड की, तो वहाँ से वो उसको रिएम्बर्स कर सकती है अगर उसने ये पेमेंट. यहाँ पे लता जो है वो इंटरेस्टेड पर्सन है, इसीलिए वो पेमेंट यहाँ पे करने के लिए लाइबल माने जाएंगे. देन सेक्शन 70 कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेटिट्यूड्स एक्ट. आपने नॉन ग्रेटिट्यूड्स एक्ट किया है और उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी बेनिफिट आपने उसके बदले में लिया है, तो आपको रिएम्बर्स करने, मतलब आप यहाँ पे लाइबल हो रिएम्बर्स करने के लिए, क्योंकि आपने वो बेनिफिट लिया है. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स 71 कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स. अगर आपको किसी की भी चीज़ मिली है या आपने किसी की गुड्स, आप फाइंडर ऑफ गुड्स में आते हैं, तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेकिंग गुड टू केयर ऑफ जो भी गुड्स आपको मिले उसको टेकिंग केयर करना है.
अगर अप्रोप्रिएटिंग द गुड्स एंड रिटर्निंग इट बैक, आपने आपको जो गुड्स है उसको वो टेक केयर तो करना है और उसके बदले में आपको अगर वो संभाल के आपको रिटर्न भी करना है टू दी एक्चुअल ओनर, जो भी कंडीशन है वो आपको फुलफिल करने के बाद। तो ये एक एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे ए ने वॉयलेट जो है, ए फाउंड अ वॉयलेट बिलोंगिंग टू बी ऑन द रोड, ए पिक द पर्स, हियर ए इज अ फाइंडर ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे ए की जिम्मेदारी कि वो ओनर को ढूंढे। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, यहाँ पे अगर किसी ने आपके अकाउंट पे पैसे बाय मिस्टेकली ट्रांसफ़र या कुछ जीपे हो गया या कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ भी बाय मिस्टेकली सेंड हुए हैं, तो आपको यहाँ पे रिटर्न देने की एक जिम्मेदारी बनती है। ये एक आ जाता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आपका। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टू द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम लोग 68 to 71 तक देख सकते हैं कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब व्हाट एग्जैक्टली मीन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है तो इतने सारे पॉइंट्स रिकवर होने चाहिए विथ केस लॉज। थैंक यू।